नमस्कार मित्रों, नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ इस बात की कि राजस्थान सरकार आप पर मेहरबान है और आपके लिए बहुत सारी वैकेंसियाँ आ चुकी हैं। आप लोग सभी उन वैकेंसियों के लिए थोड़ा असमंजस में भी होंगे, उत्सुक भी होंगे और मोटिवेटेड होकर के आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए, किस एग्ज़ाम की पहले तैयारी करें। इतनी सारी वैकेंसी आ गई हैं, कब क्या होगा। और सबसे अच्छी बात तो ये भी है कि लास्ट नाइट ही आपकी जो आरपीएससी है उसने एग्ज़ाम की तिथियां भी घोषित कर दी। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है आरपीएससी के कि वैकेंसियां निकालने के साथ ही उन्होंने कुछ समय बाद ही तिथियां भी घोषित कर दी, ताकि भविष्य में आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं रहे कि हमको कितना टाइम मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, या जल्दी एग्ज़ाम ले ली या बाद में ले ली एग्ज़ाम को, डेट को आगे पोस्टपोन किया जाए नहीं किया जाए। इसके लिए आप जो सरकार पे दबाव बनाते हैं उससे भी बचने का एक तरीका आरपीएससी ने ढूंढा है, ताकि आपको समय से ही पहले ही, करीब साल भर पहले या 6 महीने पहले, 8 महीने पहले आपको सूचित कर दिया जाता है वैकेंसी के साथ ही कि आपकी एग्ज़ाम तब होगी। तो आप लोग मेंटली रूप से प्रिपेयर हों और प्रिपेयर होकर के आप लोग तैयारी करें अच्छे से, कि टाइम बाउंड तैयारी करें और अपनी तैयारी को एक रणनीतिक दिशा देते हुए और सेलेक्टिव होकर के पूरा फोकस होकर तैयारी करें, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों, वैकेंसियाँ ग्रेड फर्स्ट की भी आ गई है, सेकंड ग्रेड की भी आ गई है, रीट की भी एग्जाम की डेट आ गई है, साथ में पीएसआई भी, आरएएस, कई सारी एग्जाम्स की भर्तियाँ जो है विज्ञापन आ गए हैं, उनकी एग्जाम्स की डेट आ गई है। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। उनमें से ही मैं आज एक जो भर्ती है, एक परीक्षा है, वो है जिन स्टूडेंट्स के मन में, जिन विद्यार्थियों के मन में खाकी वर्दी का एक सपना होता है, जिनको अपने कंधों पे स्टार देखना पसंद होता है, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी भर्ती है, बहुत अच्छी पोस्ट आई हुई है। वो है पीएसआई पब्लिक, हमारी जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है 2025 वाली, ये सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए आपकी विज्ञप्ति आ गई है और अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2026 में आपकी इसकी एग्जाम की तिथि भी घोषित हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सफिशिएंट टाइम आपके पास में मौजूद है, और अगर आप रणनीतिक तरीके से इसकी तैयारी करते हैं तो आप लोगों का सफलता इसमें सुनिश्चित है। और सबसे अच्छी बात कि रिटर्न एग्जाम के बाद फिजिकल होकर के और एक आपको सिलेक्शन की दिशा में आप आगे जा सकते हैं। एक इंटरव्यू की प्रक्रिया होगी और वो एक व्यक्तित्व परीक्षण होता है। और बेसिकली व्यक्तित्व परीक्षण जो होता है वो आपकी इस मेंस की जो तैयारी, जो लिखित परीक्षा, जो आपकी ऑब्जेक्टिव वे में जो परीक्षा होती है, इस वस्तुनिष्ठ परीक्षा के बेसिस पे ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है, उसी नॉलेज को वहाँ पे चेक भी किया जाता है। तो मेरा मानना है कि रिटर्न एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है। रिटर्न एग्जाम्स का मार्क्स सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपने इसमें ही अच्छे से मेहनत कर ली तो इंटरव्यू के मार्क्स की वैल्यू भी आपके लिए कम हो सकती है, बशर्ते कि आपने रिटर्न एग्जाम जो आपकी है पीएसआई से संबंधित, उस एग्जाम में अच्छे अंक हासिल कर लिए हैं। दोस्तों, इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। एक तो हिंदी का पेपर होता है, जिसके लिए आपको हमारे यहाँ कल लास्ट डे जो हमारी क्लास हुई थी, उसमें सुमन चौधरी मैडम ने आपको क्लास में बताया था, हिंदी की क्लास बोलेंगी और 200 अंकों का पूरा एक पेपर होगा और काफ़ी डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। उन्होंने बताया है कि काफ़ी डीप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग पैटर्न तैयार किया गया है। तो सुमन चौधरी मैडम हिंदी का सब्जेक्ट एक नया उभरता हुआ चेहरा है, और उभरता हुआ चेहरा भी, अनुभवी और युवा दोनों ही इनके साथ में खासियत है। वर्तमान प्रासंगिक जो परीक्षा पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए ये इन्होंने अपना पूरा नोट्स, पूरा जो टेक्स्ट है वो तैयार किया, नोट्स तैयार किया है। साथ साथ टॉपिक बाई टेस्ट भी होंगे और साथ में आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस होगी वो प्रैक्टिस भी वहाँ पे करवाई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड आपको तैयारी करवाई जाएगी। दोस्तों, हिंदी के बारे में तो मैम बात कर चुके हैं आपसे लास्ट क्लास में। अब मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, दूसरा एक पेपर होता है, वो होता है जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज संबंधी जो पेपर होता है। उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। हिस्ट्री, भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का कल्चर,
भारतीय संवैधानिक व्यवस्था, राजस्थान की संवैधानिक या प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, इसके अलावा मैथ के, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के, साइंस होती है, ज्योग्राफी होती है, कई सारे पार्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 पार्ट होते हैं इस पेपर को जो डिजाइन किया गया सिलेबस को। हर एक सिलेबस का एक्सपर्ट टीचर आपके सामने आएगा, जैसा कि हमारे साथ में भूदेव व्यास किसी परिचय का इनके लिए कोई परिचय की मोहताज नहीं है कि क्या परिचय दिया जाए। एक लंबा बड़ा सारा एक्सपीरियंस है, खुद भी एक अच्छी पोस्ट पे हैं और वर्षों का 18-20 वर्षों का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो इतिहास और राजस्थान कल्चर वगैरह के बारे में इनसे बेस्ट तैयारी मुझे लगता है कि कंटेंट में जो गहराई होनी चाहिए, जो वर्तमान में आरपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है वो क्वेश्चन बहुत डीप पूछ रही है, बहुत रेयर फैक्ट पूछ रही है, उसमें कहानी किस्सों के लिए कोई स्थान नहीं है, वहाँ पर नॉलेज चेक की जा रही है। तो नॉलेज के मामले में मुझे लगता है कि राजस्थान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, बड़े सम्मानीय नाम जो है वो है भूदेव सर का है। मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल होगा इनसे पढ़ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ भी आप पढ़े होंगे, जो पूर्व में स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं आरएस के या कोई भी पीएसआई में, वो इनके बारे में भली भांति परिचित होंगे, आप उनसे इनके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। दूसरी नाम आता है जगतार सर, इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा डिटेल में, बहुत अपडेटेड वे में, बहुत सिंप्लीफाई करके बताते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तीसरा नाम आता है रवि सर का। रवि सर जो जनरल साइंस के मामले में इनका कोई तोड़ नहीं है, बहुत सिंप्लीफाई करके, बहुत साधारण सी भाषा में जो नॉन साइंस स्टूडेंट होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सत्य प्रकाश जी ज्योग्राफी के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, ये भी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। इनके सब्जेक्ट में, कंटेंट में भी बहुत गहराई है। आरपीएससी जिस तरह का पेपर पैटर्न यूपीएससी के पैटर्न पे आजकल क्वेश्चन पूछ रही है, उसी पैटर्न के हिसाब से इन्होंने अपने आप को अपडेट किया, चीज़ों को चेंज किया है, लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। रही बात दोस्तों, अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ, अपनी चर्चा पे आता हूँ। मेरी चर्चा है दोस्तों, जैसा कि मेरे सामने लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित पिछली क्लासेज, कई सारी यूट्यूब पे क्लासेज ली, कई एग्जाम्स के लिए मैंने क्लासेज ली हैं, बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, 600-700 क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पे लगातार क्लासेज में करवाए थे। अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको इस बात से पता लग जाएगा कि संविधान की कितनी गहराई से पढ़ना चाहिए और कितनी गहराई से मैंने पढ़ाया है। और वर्तमान में जो परीक्षा पैटर्न आरपीएससी का है, जिस तरह के पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, संविधान और राज्य व्यवस्था से जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस की रिलेवेंसी को ध्यान में रखते हुए, उन क्वेश्चंस को विशेष रूप से ध्यान में रख करके ये तो पैटर्न अब बदलने लगा है, जबकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को उतनी ही गहराई से आज से 10-12 साल पहले से पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं यूपीएससी का स्टूडेंट रहा। मैं भी एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मैं इस विषय की गहराई को, इसकी जो बारीकियां हैं, इसकी तकनीकियां हैं, इसकी विषय की समझ है, इसकी विश्लेषणात्मक या तार्किक क्षमता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी क्लासेस को लेता हूं। क्लासेज में उनको कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको आज की जो क्लास है, उस क्लास के संबंध में मैं थोड़ा सा पॉलिटी वाला पार्ट यानी राज्य व्यवस्था और संविधान की चर्चा ही करने जा रहा हूं। संविधान की चर्चा के संदर्भ में आप लोगों को पिछली जो पेपर्स हुए हैं, उन पिछले पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चन संविधान से आए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में बताते हुए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सिलेबस पे देख लेते हैं। सिलेबस आपके सामने है, हालांकि पीएसआई के सिलेबस को आप सब जानते हैं, फिर भी शॉर्ट में मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं नाम पढ़ रहा हूं, हमारे संविधान का विकास है वो भारतीय संविधान की बात की गई है। भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 के अधिनियम, संविधान सभा, संविधान की प्रकृति और विशेषताओं से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, इसको शामिल किया गया। संघीय ढांचा, संविधान संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका पीआईएल, न्यायिक पुनरावलोकन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, शासन के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राज्य की प्रकृति, लोकतंत्र, राज्यों का पुनर्गठन, गठबंधन सरकारें, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकीकरण, केंद्र एवं राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज, जन नीति एवं अधिकार, कल्याणकारी राज्य के रूप में राष्ट्रीय जन नीति, विभिन्न कानूनी अधिकार एवं नागरिक चार्टर, ये सारे के सारे टॉपिक आपके जो पीएसआई का सिलेबस है उसके अंदर दे रखा है। इसके अलावा राजस्थान के रेफरेंस में, स्पेशली राजस्थान के रेफरेंस में यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के टॉपिक भी यहाँ पे शामिल किए गए हैं, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानव अधिकार आयोग, लोक आयुक्त, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग, जन नीति, कानूनी अधिकार एवं सिटीजन चार्टर। नागरिक चार्टर को हम सिटीजन चार्टर भी कहते हैं। कानूनी अधिकार के अंदर जैसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, जन सुनवाई अधिनियम है, उपभोक्ता कानून है, ये कई सारे जो राजस्थान सरकार ने जो कानून पारित किए उन कानूनों से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध एवं संबंधित कानूनी प्रावधान। दोस्तों, इस सिलेबस को अगर आप देखें, इस संवैधानिक व्यवस्था के या अपन राज्य व्यवस्था से संबंधित जो पूरा सिलेबस को देखें तो इसमें भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, यानी हम इसको 4-5 टॉपिक में डिवाइड करके देखें तो इसने पूरी समग्रता ले रखी है। पूरे सिलेबस में इतनी समग्रता ले रखी है कि कोई भी पहलू आप छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर आपका जितने भी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी हैं तो वो लोग इस सिलेबस को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि सिविल सर्विसेज का सिलेबस और पीएसआई के सिलेबस में काफ़ी कुछ समानता है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यानी सभी टॉपिकों को इसमें शामिल कर लिया गया और काफ़ी गहराई से। एक तो सिलेबस की व्यापकता बहुत ज़्यादा है, फिर उस व्यापकता में भी बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत गहराई से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल जैसा कि सुमन चौधरी मैडम बता रही थी कि पॉलिटी की तो आरपीएससी के पास में कोई एक अच्छा टीचर, अच्छा कोई ऐसा पैनल बैठा हुआ है जो बहुत डीप और रेयर फैक्ट पूछता है, डीप क्वेश्चन पूछता है, रेयर फैक्ट पूछता है। तो उस डीप तैयारी, उस रेयर फैक्टों को ध्यान में रख करके ही हम इसका डिजाइन तैयार कर रहे हैं, उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आरपीएससी पूछ रही है। ना केवल हम पीएसआई के पेपर्स का एनालिसिस कर रहे हैं बल्कि पीएसआई के साथ आरएस के जो एग्जाम हुए प्री के अंदर, मेंस के अंदर, या ग्रेड फर्स्ट में या ग्रेड सेकंड में या असिस्टेंट प्रोफेसर में, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ, उसके रिजल्ट भी आए हैं, और साथ में अभी फर्स्ट ग्रेड का, ग्रेड फर्स्ट टीचर का भी एक स्कूल व्याख्याता वाला जो पॉलिटिकल ऑप्शनल का पेपर हुआ। कितना अच्छा पेपर पूछा गया, कितना डीप पेपर पूछा गया। इससे पता लगता है कि क्वेश्चंस बहुत गहराई से पूछे जा रहे हैं, बहुत अच्छे पूछे जा रहे हैं। वहाँ पर जो पेपर का जो सेट करने वाला जो भी प्रोफेसर है, व्याख्याता है, उसको डीप नॉलेज है, वो बहुत अच्छी किताबों से, कई सारी किताबों से डीप स्टडी करके बना रहे हैं। इसके पीछे 2-3 उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो सिंपल पेपर में नकल होने की संभावना, पेपर आउट हो जाए तो उसकी जो भी लीकेज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। टफ पेपर होता है तो उसका आंसर ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है, आसानी से डमी कैंडिडेट वगैरह भी नहीं बैठ सकते, ये कारण ये भी होता है। दूसरा, अच्छी पढ़ाई करने वाले अच्छे योग्य स्टूडेंट्स ही इसमें पास होंगे। क्वेश्चन की जो आंसर की है उसको चैलेंज कम से कम किया जा सके, एग्जैक्ट आंसर उसमें निकाला जा सके। कई सारे पहलू होते हैं टफ पेपर बनाने के पीछे। तो मुझे लगता है कि आरपीएससी इसमें सुधार कर रही है, चीज़ों को चेंज कर रही है। इसका उद्देश्य ये है कि बहुत सारे जो बच्चे कोचिंग के नोट्स पढ़ करके आ जाते हैं, एक शॉर्ट तैयारी करके या छोटी छोटी बुकलेट या शॉर्टकट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को लेकर के एग्जाम में बैठ रहे थे, पास हो रहे थे, उनको रोकना चाहती है आरपीएससी। आरपीएससी चाहती है कि विषय की जिसको गहरी समझ हो, जिसने वास्तव में तैयारी की है, जिसने टेक्स्ट बुक पढ़ी हुई हो, वही बच्चा सेलेक्ट हुए। तो अब इस कम समय में आप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते। एक जमाना था जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे, उस समय डीडी बसु, सुभाष कश्यप, बीके शर्मा, एमबी पायली, बहुत अच्छी अच्छी किताबें होती थी जिनको लोग पढ़ते थे, पढ़ने के लिए सजेस्ट करते थे, हम भी पढ़ते थे उन्हीं को पढ़ करके। लेकिन उसके बाद एक ज़माना आया कि लोग आजकल बिल्कुल शॉर्टकट केवल कोचिंग के नोट्स पढ़ करके जा रहे हैं, और पहले सेलेक्ट भी हुए थे कुछ लोग, पेपर पैटर्न भी वैसे ही आ रहा था, लेकिन आरपीएससी ने अब उन सबको इररिलेवेंट कर दिया है। अब वापस डीप तैयारी टेक्स्ट बुकों की ओर आपको आना पड़ेगा, गहराई से आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों,
ये बात स्पष्ट तय कर लें कि पेपर अच्छा ही आएगा, टफ ही आएगा, गहराई से पूछा जाएगा, रेयर फैक्ट पूछे जाएंगे, राजस्थान से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रेयर फैक्ट पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सुपरफिशियल तैयारी नहीं करें, तैयारी को अच्छे से गहराई से पढ़ें, अपना अच्छा एक पूरे डेडिकेशन के साथ माइंड को एकदम क्लियर करके पढ़ें। उसके लिए ये तय है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ें, लेकिन टेक्स्ट बुक अपडेटेड होनी चाहिए। कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ें। सबसे बड़ी समस्या ये है कि एग्जाम की डेट आ गई अप्रैल में, सब्जेक्ट बहुत सारे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर वगैरह बहुत सारा पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है। क्या आप केवल पॉलिटी में ही टेक्स्ट बुक पढ़ पाएंगे क्या? ये 2-3 टेक्स्ट बुक को आप पढ़ पाएंगे क्या? वो आप नहीं पढ़ सकते, आपके पास समय का अभाव है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके माइंड में जितनी भी टेक्स्ट बुक, अच्छी किताबें, जो बड़ी किताबें, डीप किताबें हैं, उन सब का कंटेंट आपको एक साथ मेरी क्लास के अंदर आपको मिलेगा। आपको प्रिंटेड नोट्स के अंदर, प्रिंटेड या क्लास हैंड रिटन जो नोट्स होगा आपको अपलोडेड मिलेगा। उसके अंदर जो है आपको काफ़ी डीप नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलेगी, समग्रता, 4-5 जो टेक्स्ट बुक है उनका एक समग्रता मिलेगी। एक आपको क्लास देखने के बाद आपको समझ विकसित होगी, तार्किक विश्लेषण क्षमता आपकी डेवलप होगी, सही आंसर का चयन करने की क्षमता आपको डेवलप होगी। हर टॉपिक के बाद में टेस्ट भी लिया जाएगा, सारी चीज़ें हम करेंगे। दोस्तों अब हम थोड़ा सा अपन इस चर्चा को आगे भी जब क्लासेज स्टार्ट होंगी तब उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो अभी हमारा जो आज का स्पेशली टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है कि पिछले सालों के जो पीएसआई के पेपर हुए हैं उनमें उसमें जो पॉलिटी वाला पार्ट है या एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, उसमें से कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक मैंने विश्लेषण 2021 का जो पेपर था और 2016 की जो वैकेंसी का पेपर 2018 में हुआ था, उन 3-4 पेपरों को मैंने जो है विश्लेषण किया। उसका विश्लेषण करने के बाद कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। उसी के आधार पर हम रणनीति बनाएंगे कि हम लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, आप लोगों को कितना पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा वेटेज देना, कौन से टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं। ये सब चीज़ें थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चर्चा बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। जब हम सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे तब उसके बाद में सब्जेक्ट पर और गहराई से चर्चा करेंगे और सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखो, मैंने टॉपिक्स ढूंढे हैं जिन टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 2018 में एक ही पेपर हुआ था, लेकिन 21 वाली जो वैकेंसी थी उसके पेपर 3 पेपर हुए थे। 3 चरणों में एग्जाम हुई थी, 3 पेपर हुए थे। तो तीनों पेपर यानी 3 21 वाले पेपर और एक 18 वाला पेपर जो हुआ था, इन्हें चारों पेपर्स में मिलाकर के मैंने जो क्वेश्चनों को छांटा है कि कौन कौन से टॉपिक से कितनी बार कितने क्वेश्चन आए, वो देखिए। जैसे संविधान सभा आपके सिलेबस में है, तो संविधान सभा से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपसे, संविधान सभा से हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसका मतलब है दोस्तों कि संविधान सभा जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, इस पर बहुत गहराई से, इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है। इसको इतिहास के साथ जोड़ करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नेशनल मूवमेंट के साथ जोड़ के ज़्यादा जरूरी है इसको पढ़ना। तो यहाँ पर इस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। संविधान संशोधन से भी एक क्वेश्चन आता, संविधान संशोधन आपके सिलेबस में है, अभी हमने चर्चा की थी। दोस्तों आपातकाल से भी एक क्वेश्चन पूछा गया, खासकर वो 356 वाला क्वेश्चन पूछा गया। वो बड़ा अच्छा रियल फैक्ट पूछा गया कि 2021 से पहले तक सबसे ज़्यादा 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल किस स्टेट में लगा, उत्तर प्रदेश में या मणिपुर में। तो उत्तर प्रदेश में 10 बार और 11 बार लग चुका है, किसमें, मणिपुर में। तो ये जो है इस ऐसे अच्छे रियल फैक्ट हैं, अच्छे फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपातकाल का पूछा गया। राज्यपाल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्पेशली राजस्थान के संबंध में पूछे गए हैं। एक आध क्वेश्चन की एक व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, इस तरह के भी पूछे गए हैं। कौन सा राज्यपाल जो राजस्थान में पहले विधानसभा का अध्यक्ष रहा, नहीं रहा, या हाईकोर्ट का जज रहा, नहीं रहा, किसी और जज हाईकोर्ट में जज रहा कि नहीं रहा, इस तरह के रियल फैक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी इसको भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। उच्च न्यायालय से संबंधित 2 क्वेश्चन आपके 2 पेपरों के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरीके से दोस्तों राज्य मानव अधिकार आयोग से भी
4 पेपर में से 3 पेपरों के अंदर राज्य मानव अधिकार आयोग से क्वेश्चन पूछा गया, स्पेशली राजस्थान के संबंध में। और यहाँ पर मैंने एक चीज नोट की कि राज्य मानव अधिकार आयोग से संबंधित जो कार्य हैं उनमें गहराई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा कार्य उसका है, कौन सा कार्य उसका नहीं है। कथन दे देते हैं 2-3, उनमें से कौन सा 1-2 होगा या 1-2-3 होगा या 1-3 होगा, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो विषय की जब तक गहरी समझ नहीं होगी तब तक आप उसका जवाब नहीं दे सकते। साथियों, राज्य मानव अधिकार आयोग से संबंधित जो क्वेश्चन हैं इनको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, स्पेशली राजस्थान को फोकस करके पढ़ना है। संविधान की प्रकृति और विशेषता पे भी एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। लोकसभा पर यानी संसद से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, स्पेशली लोकसभा पे 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो क्वेश्चन बहुत सामान्य सा क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है, उपाध्यक्ष को देता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। कई बार कुछ सिंपल भी होते हैं, कुछ डेप्थ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, टफ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। दोस्तों, अनुच्छेदों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। संविधान में कौन से अनुच्छेद में क्या है, जैसे एक बार पूछा गया विधानसभा से संबंधित विधानसभा की संरचना, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेदों के सामने किस अनुच्छेद में क्या प्रोविजन है उसको मैच करवाना, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए। तो अनुच्छेदों को भी बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 1935 के अधिनियम से भी 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये यहाँ पे 4 है, अनुच्छेद से संबंधित 3 ही है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजस्थान विधानमंडल से संबंधित देखिए कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 4 पेपरों में राजस्थान विधानमंडल से संबंधित, यानी हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो राजस्थान विधानमंडल को बहुत गहराई से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। विधानसभा अध्यक्षों के बारे में पूछा जाता है, उनका कार्यकाल पूछा जाता है। विधानसभा अध्यक्ष से पहले कौन मुख्यमंत्री रहा, किसी और राज्य का राज्यपाल रहा नहीं रहा, या हाईकोर्ट का जज रहा नहीं रहा, इस तरह के रियल फैक्ट भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित क्वेश्चन एक बार पूछा गया। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित क्वेश्चन भी यहां पर 3 बार, आपसे 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मौलिक अधिकारों से हमेशा एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मौलिक अधिकारों से निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकारों को भी आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत डिटेल से पढ़ना है। और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, मौलिक अधिकार मेरे साथ पढ़े हैं कहीं ना कहीं, उनको इस बात का पता है कि मौलिक अधिकार पर हम लगभग 40 से 50 घंटे की क्लास अकेले इस पे मौलिक अधिकार को हम लेते हैं। इस मौलिक अधिकार को इतना डीप, इतना एनालिटिकल तरीके से और इसके जो बारीकियां हैं, तकनीकी पहलू हैं, इनको रिलेट करके बताते हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित अभी वर्तमान में आरपीएससी बहुत डीप क्वेश्चन और बड़ा रिलेवेंट और एक दूसरे से मौलिक अधिकारों को जोड़ करके स्वर्णिम त्रिकोण वगैरह जैसे क्वेश्चन पूछ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की हम लोग तैयारी करते हैं, डीपली पढ़ते हैं। आपको भी डीप पढ़ना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन पंचायती राज से पूछे गए हैं। इसके अलावा राज्य सूचना आयोग से एक क्वेश्चन पूछा गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर। वो सिंपल सा क्वेश्चन था। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, इसकी विशेषता से एक क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम है क्या, इसकी चर्चा हम कर लेंगे। ये आसान चीजें होती हैं, पढ़ा हुआ नहीं होता तब तक दिक्कत होती है, लेकिन पढ़ लेते हैं अच्छे से आपको सिस्टमेटिक चीजों को कि क्यों आया अधिनियम, अधिनियम के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या क्या इसके प्रोविजन है, इनके बारे में थोड़ा सा पता हो जाए तो आप आइडिया से भी क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो महाभियोग के ऊपर सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो महाभियोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी ये रिलेवेंट भी है। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग, जस्टिस वर्मा के खिलाफ वर्तमान में राज्यसभा में लाया जा रहा है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सूचियों से संबंधित, संपत्ति सूची से संबंधित एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद पे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया। लोकपाल लोकायुक्त को लेकर के देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन है, लेकिन मेरा मानना है
हर एग्जाम के अंदर आरपीएससी लोकायुक्त से जरूर क्वेश्चन पूछती है। मैं बहुत सारी एग्जाम्स के पेपर्स देखता हूं और लोकायुक्त तो हम पूरी स्टेप बाय स्टेप लोकपाल और लोकायुक्त की कहानी को बड़ा स्टेप बाय स्टेप बड़े अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक एक कहानी की तरह परोते हैं। उसमें जितने भी पहलू हैं, जितने भी तथ्य हैं, उनको गहराई से पढ़ते हैं। लोकायुक्त के दायरे में कौन आता है, कौन नहीं आता है तो क्यों आता है, क्यों नहीं आता, उन सारी बातों पे हम चर्चा करते हैं। मेरा मानना है आप लोगों को इसे काफ़ी डिटेल से पढ़ना चाहिए, अच्छे समझना चाहिए, क्योंकि एक नंबर आपको 100% एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 उसमें आपका माइनस में होगा। ये इस परीक्षा की जो नेचर है, प्रकृति है। दोस्तों बहुत सारे केस, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस है, या मेनका गांधी वाला भारत संघ वाला केस है, चाहे बम्बई केस है, चाहे वो बेरूवाड़ी मामला है, या विशाखा केस है, इन सब केसों के बारे में जो मेन मोटे मोटे केस होते हैं, 10-20 केस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनमें हुआ क्या था, क्या कहानी थी, उनकी गहराई से डिटेल से आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आजकल एग्जामिनर काफी गहराई से क्वेश्चन पूछ रहा है, उस केस में क्या हुआ था, किसमें क्या हुआ। विशाखा केस, महिला उत्पीड़न जो कार्यस्थल पर महिलाओं से संबंधित, उसके लिए विशाखा केस आया था, विशाखा गाइडलाइन आई थी, उस पर भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर 2 क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन अभी हाल ही में कल हम देख रहे थे कि अचानक ही परसों अचानक ही जैसे ही संसद का मानसून सत्र की शुरुआत हुई, तो मानसून सत्र की शुरुआत के पहले दिन ही राज्यसभा में सभापतित्व किया कि उन्होंने उपराष्ट्रपति महोदय श्री धनखड़ जी ने किया, महामहिम धनखड़ जी ने किया। और शाम को अचानक से 6 बजे, 6-6:30 बजे एक सूचना आती है, एक समाचार आता है कि उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब आपके माइंड में ये उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा किसको दिया, राष्ट्रपति को दिया, ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ये आ रहा कि राष्ट्रपति जिसको इस्तीफा देगा, उपराष्ट्रपति को। लेकिन अब उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो, जैसे अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा देने से खाली हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जब तक नया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होगा, तब तक वो पद खाली है। तब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन यही पूछा गया था आपसे पीएसआई के अंदर कि उपराष्ट्रपति का पद जब खाली है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करके देगा, किसको संबोधित करके देगा, ये शब्द इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उसमें ऑप्शन था लोकसभा अध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, या उपराष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को। इस तरह से ऑप्शन दे रखे थे। तो बताइए किसको देगा दोस्तों, संबोधित वो उपराष्ट्रपति को ही करेगा। और उपराष्ट्रपति जब पद पे नहीं है, तो उपराष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, उपराष्ट्रपति की बिहाफ पे जो संबोधित, उपराष्ट्रपति के बिहाफ पे चीफ जस्टिस आएगा, लेकिन उसको जो संबोधन है वो उपराष्ट्रपति के नाम से ही होगा। तो यहाँ पर वो मुख्य न्यायाधीश को इस्तीफा नहीं देगा संबोधित करके, संबोधित तो उपराष्ट्रपति को ही होगा। यही बारीकियां, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है और हम लोग गलती कर देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पूछे गए हैं। मूल ढांचे संबंधी बात पूछा गया कि मूल ढांचा, संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत कौन से केस में आया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में आया था, ये 1973 में आया था, ये क्वेश्चन था। नीति निर्देशक तत्वों के क्वेश्चन पूछे गए, मैचिंग करवाई गई। 40, 48, 50 आर्टिकल इनको सामने लिख दिया, इनमें क्या क्या प्रोविजन है उनको मैचिंग करवाया गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन पूछे गए। कमिश्नरेट सिस्टम राजस्थान में किन किन शहरों में लागू है, जयपुर और जोधपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रस्तावना से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी स्पष्ट रूप से कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे हम बात करें अनुच्छेदों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देखेंगे मानव अधिकार आयोग से, विधानमंडल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज्यादातर। संविधान सभा से आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राज्यपाल से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ये मेन टॉपिक्स जो हैं इनको तो गहराई से पढ़ना ही है, इनसे हमेशा सा ही क्वेश्चन आ रहा है, निश्चित रूप से क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन
आप अगर ये कहें कि हम किसी टॉपिक को छोड़ सकते हैं, कि हम नहीं पढ़ना है, तो मुझे लगता है इस पूरे पेपर का विश्लेषण करने के पश्चात कि आप एक भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। सिलेबस का एक एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है। उनसे संबंधित जो फैक्ट पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही रेयर फैक्ट पूछे जा रहे हैं, टफ फैक्ट पूछे जा रहे हैं, आसान नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए अपनी तैयारी को गहनता भी देनी है, व्यापकता भी देनी है, समग्रता भी देनी है, तार्किकता भी देनी है, विश्लेषणात्मकता भी देनी है, और उसकी तकनीकी बारीकियों को भी आपको अच्छे से समझना, बिल्कुल शार्पन माइंड से आपको काम करना, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए कि पीएसआई जो आपका सपना है स्टार लगाने का, खाकी वर्दी पहनने का, वो सपना निश्चित रूप से साकार हो जाएगा आपका। लेकिन उसके लिए आपको एक डेडिकेशन के साथ, अनुशासन के साथ में मेहनत करनी होगी। ना केवल राज्य व्यवस्था या संविधान के संबंध में आपको हिंदी भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, आपको इतिहास भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कल्चर भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आरपीएससी ने अपना पैटर्न बदल दिया है। अब फैक्चुअल तैयारी करने से, वन लाइनर तैयारी करने से, सुपरफिशियल तैयारी करने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको तैयारी में गहनता देनी पड़ेगी, सघनता देनी पड़ेगी, व्यापकता देनी पड़ेगी, विश्लेषणात्मकता देनी पड़ेगी, और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसके अंदर रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप लोगों को जो मेरा उद्देश्य था कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। एक बार आप लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से एक परीक्षा की पैटर्न के बारे में पता लग गया होगा। जो जीके वाला पेपर होता है उसमें संविधान और राज्य व्यवस्था से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या तैयारी की दिशा रखनी है, कितनी तैयारी करनी है, ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूँ। और हम लोग, हमारी टीम जो है बहुत अच्छी, अनुभवी और युवा जोश का जो मिश्रण है, इस टीम के साथ में जल्दी ही आपके सामने कोई अनाउंसमेंट लेके आएंगे, और हम लोग आपकी तैयारी के लिए, आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। ये आपके जो मैसेज हैं मैं ले नहीं पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो भी हैं, अधिकतर मैसेज जो भी मैं देख रहा हूँ, हेलो सर, आप नमस्ते कर रहे हैं, तो आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोग अपने सपने को साकार करें, अपनी तैयारी को दिशा दें, और जल्दी से अपना माइंड मेकअप करके और जुड़ जाइए हमसे, और हम आपको जो आपका सपना है उसको साकार करने में अपना कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ, विदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग वापस से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।